Assalamu alaikum. Our next topic is Faraday's laws of electrolysis. Faraday's laws of electrolysis were put forward by Michael Faraday. Okay, Michael Faraday gave the relationship between quantity of electricity passed and amount of substance deposited at an electrode. Okay, you have already studied in your previous lecture. You have studied different examples where you have studied how the amount of substance is deposited at an electrode. Like in case of, I gave you an example of electroplating. I gave you an example of purification of impure metals. Like for example, जैसे आप लोगों ने वो ब्लिस्टर्ड कॉपर का पढ़ा था कि ब्लिस्टर्ड कॉपर को प्योर करने के लिए ब्लिस्टर्ड कॉपर का जो होता है वो एनोड होता है, ठीक है, और कॉपर सल्फेट में पड़ा होता है और एनोड से फिर ऑक्सीडेशन होती है, ब्लिस्टर्ड कॉपर डिसॉल्व होता जाता है और प्योर कॉपर जो है वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाता है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा एट एन इलेक्ट्रोड, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। So there are two laws of electrolysis forwarded by Faraday. Faraday's first law. What is Faraday's first law? It states that amount of any substance deposited or liberated at an electrode is directly proportional to quantity of electricity passed. ठीक है, सेम वही वाली एग्जाम्पल है। जैसे देखिए मैंने आप लोगों को कॉपर की एग्जांपल दी थी, दूसरा मैंने आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एग्जांपल भी दी थी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एग्जांपल में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि कैथोड जो है, ठीक है, कैथोड हम उस सब्सटेंस का लेते हैं जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है ना। जैसे मैंने आपसे कहा था लेट्स सपोज स्पून जो है उसके ऊपर आपने सिल्वर को डिपॉजिट करना है, तो ये कैथोड हो जाएगा। और एनोड किस चीज़ का होगा? जिसकी आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। जैसे अगर आपने सिल्वर की करनी है, इसके ऊपर प्लेटिंग करनी है, गोल्ड की करनी है तो इसको गोल्ड का लेंगे, ठीक है, इसके ऊपर प्लेटिंग होगी, तो ये है एनोड, ठीक है। बैटरी के साथ ये कनेक्ट होगा और यहाँ पर सूटेबल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा। जैसे सिल्वर है तो सिल्वर विल बी प्लेस्ड इन सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन। इसी तरह गोल्ड है तो फिर गोल्ड के सोल्यूशन के अंदर रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें क्या मैंने बताया था, एनोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? सिल्वर जो है वो डिसॉल्व होता जाएगा, तो सिल्वर आयन बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, ठीक है। ये सिल्वर आयंस जो हैं, ये जो यहाँ पे बन रहे हैं, तो ये इधर सोल्यूशन के अंदर जाएंगे और सोल्यूशन के अंदर जाने के बाद कैथोड की तरफ मूव करेंगे। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे रिडक्शन का प्रोसेस होगा। यही सिल्वर आयंस जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटालिक सिल्वर बनाएंगे। तो ये मेटालिक सिल्वर जो है ये क्या करेगा? दिस मेटालिक सिल्वर विल डिपॉजिट अपॉन कैथोड। ये कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा ना, तो हम इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो स्पून के ऊपर सिल्वर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड के ऊपर रिडक्शन। अब ये इसमें देखें ना, लॉग इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये क्या कह रहा है? अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड। यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा या प्रोड्यूस होगा तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? दैट विल डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं ये प्रोसेस होगा, जब आप इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप कर देंगे तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ फैराडेज फर्स्ट लॉ। अच्छा, अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म, फैराडे फर्स्ट लॉ की हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं। फर्स्ट लॉ को मैथमेटिकल फॉर्म देखें, हम यूँ लिखते हैं, ये होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड, और ये हो गया क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम W से डिनोट करते हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को Q से डिनोट करते हैं। इसमें से जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हम ऐड करते हैं, वो है Z। Z को क्या कहते हैं? Z इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसे कहते हैं? देखें, इफ़ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इज़ 1 कूलम, ठीक है, देन
इक्वेशन 1 becomes W इज इक्वल्स टू Z, ठीक है। अब W इज इक्वल्स टू Z क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, देखें, amount of substance deposited at an electrode that is called electrochemical equivalent या that is equal to electrochemical equivalent if quantity of electricity passed is 1 coulomb, ठीक है। कैसे हम electrochemical equivalent को define करते हैं, mass of substance liberated or deposited at an electrode when 1 coulomb of electricity is passed through the electrolyte solution, ठीक है। Q जब 1 हो जाता है तो बस amount of substance deposited को हम electrochemical equivalent कहते हैं, राइट। अच्छा, अब देखें, आप लोगों ने फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि ये जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट है ये I इंटू टी के इक्वल होता है। I क्या चीज़ है, व्हाट इज़ I? I जो है ये करंट को कहते हैं, ठीक है, ये करंट है इन एम्पेयर्स। और T क्या चीज़ है, T इज़ टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 1 में पुट करें, पुटिंग इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1, इसको वहाँ पर पुट करें तो ये हो जाएगा W इज़ इक्वल्स टू Z और Q की जगह पर आप लगा लेंगे I T। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन 3 क्या शो कर रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय करंट एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। दिस इज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ नेक्स्ट, what is Faraday's second law of electrolysis? Faraday's second law of electrolysis. It states that if the same quantity of electricity is passed through the solutions of different electrolytes, the amounts of different substances deposited are in the ratio of their chemical equivalents। देखिए, लॉ वही चीज़ है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, लेकिन अब कंपैरेटिव स्टडी आ गई है, हमारे पास सॉल्यूशंस हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के, तो फिर हर इलेक्ट्रोलाइट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा ना अपॉन द इलेक्ट्रोड, दैट विल डिपेंड अपॉन द केमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट किसे कहते हैं, ये इक्विवेलेंट वेट है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। इसी तरह ये सेकंड लॉ की दूसरी फॉर्म हम यूँ भी लिख सकते हैं, masses of different substances liberated for the same quantity of electricity passed during electrolysis that is directly proportional to their equivalent weight। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने equivalent weight सीखना है कि equivalent weight जो है ये किसे कहते हैं, ठीक है। equivalent weight जो है, equivalent weight ये इक्वल होता है molecular weight डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, इसके इक्वल होता है, ठीक है। जैसे देखिए, कॉपर की जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी ना, ठीक है, इसी तरह अभी हमने ये जो सिल्वर की एग्जांपल पढ़ी है, तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, कितने कितने गेन हो रहे हैं। तो कॉपर में आपने पढ़ा था कि 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लॉस होते हैं, और सिल्वर में आपने पढ़ा कि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। तो कॉपर और सिल्वर के लिए जो इक्विवेलेंट वेट है ना, वो होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो रहे हैं, कॉपर में 2 हो रहे हैं और सिल्वर जो है उसमें 1 हो रहा है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, ये किसके इक्वल होगा, कॉपर का जो मॉलिक्यूलर वेट है ना, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट की जगह पर आप मोलर मास पे लिख सकते हैं। तो कॉपर का जो मॉलिक्यूलर वेट तो हम नहीं कह सकते हैं, कॉपर तो एटम है, तो इसका कॉपर का जो एटॉमिक वेट है या इसका मॉलिक्यूलर मास वो है, मोलर मास जो है वो कितना होता है 63, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। कॉपर की जब हम वो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, तो उसमें कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने से इसका जो आपके पास इक्विवेलेंट वेट आता है वो तकरीबन 31.548
आता है, ठीक है। इसी तरह इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर किसकी इक्वल होगा, तो सिल्वर का जो एटॉमिक वेट है ना वो 107.88 होता है और इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय सिल्वर जो है वो 1 की इक्वल होता है, तो ये वही 107.88 होगा इसका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन जो है ना, ये मैं आपको दोबारा यहाँ पर बता देती हूँ कि इसका क्या मतलब है। देखिए, जैसे आप लोगों ने ये कॉपर की वो इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी ना, उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि एनोड जो है वो हम किस चीज़ का लेते हैं, ब्लिस्टर्ड कॉपर का, इम्प्योर कॉपर का, ठीक है। और कैथोड हम किस चीज़ का लेते हैं, कैथोड हम लेते हैं प्योर कॉपर का लेते हैं, ठीक है। इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कॉपर सल्फेट लेते हैं। अब एनोड पे क्या होता है, एनोड पे कॉपर डिज़ोल्व होता जाता है, तो कॉपर जब डिज़ोल्व होता है ना तो क्या बनाता है, क्यूप्रस आयन और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो ये है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लॉस, ठीक है। तो फिर हम कॉपर का जो इक्विवेलेंट वेट है वो हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर वो हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस बाय कॉपर। तो कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2, तो हम एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। बाकी तो वही प्रोसेस है कि फिर जो कॉपर आयन बनते हैं वो इधर जाते हैं और यहाँ पर डिपॉजिट होते जाते हैं। इसी तरह देखिए सिल्वर की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है। सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करते हैं, ये एनोड जो है ये हम सिल्वर का ले लेंगे, ठीक है, सिल्वर का बना हुआ, और यहाँ पर हम वो चीज़ लेते हैं जिसके ऊपर हमने प्लेटिंग करनी है, तो ये जो है ये कैथोड है, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, इधर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों ने पढ़ा एनोड उसी तरह से ऑक्सीडेशन होगी, एनोड डिज़ोल्व होता जाएगा, तो जब ये डिज़ोल्व होगा ना तो सिल्वर आयन बनेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। फिर वो ये है कि हम बैलेंस करने के लिए इधर 2 और इधर 2 लगा लेते हैं, लेकिन एक सिल्वर जो है वो तो एक ही लॉस करता है। तो अब देखिए सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर जो है ये इक्वल होगा एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय सिल्वर। तो सिल्वर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 1, तो हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे, तो इसको हम इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए फैराडे लॉ जो है ये इसके ऊपर अप्लाई करें, तो फैराडे लॉ क्या कह रहा है कि masses of different substances liberated for the same quantity of electricity pass through electrolysis। यानी ये देखें, ये हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंस जो हैं वो लिबरेट हो रहे हैं या डिपॉजिट हो रहे हैं। यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है अपॉन कैथोड, कॉपर, और यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है अपॉन कैथोड, सिल्वर। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास दोनों में सेम रखेंगे तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पर जो डिपॉजिट होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। वो इनके इक्विवेलेंट वेट्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे इन 2 केसेस में हम क्या कहेंगे, वी विल फाइंड दैट हेयर वी विल फाइंड दैट मास, ठीक है, रेशो ऑफ द masses of silver and copper deposited, ठीक है, at electrodes, ठीक है, वो किस रेशो में होंगे, दे विल बी इन द रेशो ऑफ सिल्वर कॉपर। सिल्वर कितना होगा 107.88 और कॉपर कितना होगा 31.54। अब ये क्यों इस रेशो में होंगे, यानी अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इधर भी 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इधर कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा अपॉन द इलेक्ट्रोड 107, और इधर कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा अपॉन द इलेक्ट्रोड 31.54। क्यों, क्योंकि सिल्वर का जो इक्विवेलेंट वेट है वो 107 है और कॉपर का जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना है 31.54। तो ये फैराडे सेकंड लॉ है
कि अगर हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास जो है वो सेम रखें तो फिर अमाउंट ऑफ या मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस liberated या deposited upon the electrode that will be directly proportional to their equivalent weights। ये इनके equivalent weights पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लॉस और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गेन का बताया है ना, ठीक है। एसिड और बेसिस के लिए जो इक्विवेलेंट वेट है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, थोड़ा सा वो भी बताना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड ये किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस्ड। जैसे देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ले लेना, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये किसके इक्वल होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है 98, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि ये कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, 2। तो एसिड के लिए यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन नहीं बल्कि नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड। इसी तरह इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl किसके इक्वल होगा, तो HCl का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 36.5 होता है डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि ये 1 हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बेस के लिए क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस या बेसिस, तो ये किसके इक्वल होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस, जो भी बेस है, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आइंस प्रोड्यूस्ड, जितने उसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। जैसे देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट इसका 40 होता है डिवाइडेड बाय 1। लेकिन अगर हम इसकी जगह पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो वो है वो क्या होगा, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोक्सिल आयंस है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको इक्विवेलेंट वेट के बारे में बताना था। अच्छा, अब हम फैराडे जो सेकंड लॉ है, फैराडेज सेकंड लॉ, ठीक है, इसकी हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी, ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में हमने अभी क्या पढ़ा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड बाय कीपिंग द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट सेम, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो हम इसको यूं करके लिखते हैं, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, ठीक है। ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 1 और 2 हमने वहाँ पर फैराडे फर्स्ट लॉ में लिखी थी, राइट। अच्छा, फिर आप लोगों ने फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा, एज फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपने क्या पढ़ा था, W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, वहाँ पे आपने ये पढ़ा था। और या फिर आपने इसको जो है वो फर्दर इसकी इक्वल किया था, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। ये आपने वहाँ पर जो फॉर्म थी ना, इक्वेशन जो भी थी, इसको हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। फर्स्ट लॉ में आप लोगों ने इसको नंबर दिया था इक्वेशन नंबर 3, इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 का नंबर दिया था और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नंबर दे देते हैं। तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि W इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, क्योंकि Q जो है वो IT के इक्वल होता है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 में W IT की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हम इसको यूं करके लिख लेते हैं, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ITE, ठीक है। और इसमें ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, ये जब हम हटाते हैं ना तो इसकी जगह पर हम कांस्टेंट 1/f लगाते हैं, तो ये हो जाएगा W इज़ इक्वल्स टू 1/f ITE। तो ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 5, फैराडे जो दोनों लॉज हैं उनकी कम्बिनेशन है, ठीक है। और इसमें ये F किसे कहते हैं, F जो है दिस इज़ फैराडेज कांस्टेंट, इसको फैराडेज कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है वो आप लोगों ने याद रखनी है, 96,500 कूलम्स पर
मोल। ठीक है, ये फैराडेज की दोनों लॉज जो हैं उनका कम्बिनेशन है। अच्छा, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप लोग बुक में एग्जाम्पल 12.7 में देख सकते हैं। देखें, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट इज़ पास थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन फॉर 3 आवर्स। ठीक है, टाइम कितना है, 3 आवर्स है, तो इसको आप सेकंड्स में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 1 आवर जो है उसमें कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और फिर हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो आप 3 × 60 कर देंगे। ठीक है, द नेट अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, सिल्वर जो डिपॉजिट हुआ है W, वो क्या हो जाएगा, 60.8 ग्राम्स। कैलकुलेट द करंट, करंट आपने फाइंड करना है, और ग्राम इक्विवेलेंट्स E जो है इक्विवेलेंट वेट ना, ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है, तो वो 107.8 है। ठीक है, तो आपने ये वाली जो फैराडे की वो दोनों लॉस की कम्बिनेशन से जो मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव की है, उसमें आप वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, उसमें से आई करंट जो है वो आप फाइंड कर लेंगे, तो आपके पास आंसर जो है वो 5.04 एम्पेयर्स आ रहा है। ठीक है, चलिए, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया, कहीं मसला है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।